हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 03 है वर्क, एनर्जी और पावर लेक्चर, यानी कि चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स क्लास 11 की। इस वीडियोस में हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इससे पहले हमने किस चीज़ के बारे में, वर्क डन के बारे में हमें देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होता है, उस फोर्स की वजह से क्या क्या वर्क डन होता है उसका हमने बढ़िया से देखा। तो वर्क डन की हमने 3 डेफिनेशन देखा। क्या क्या डेफिनेशन हमने वर्क डन का था? तो W इक्वल एफ वेक्टर एफ, इसकी डॉट प्रोडक्ट है, और इसको हम जैसे रिजोल्व कर रहे थे तो एफ डी कोस थीटा, एक हमने फार्मूला देखा। दूसरा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने एक फार्मूला देखा। तो W इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स। यहाँ पर f क्या है? वेरिएबल है, यानी कि f इज द फंक्शन ऑफ x का वैल्यू जैसे चेंज हो रहा था तो इसमें f का वैल्यू भी चेंज होता है, ऐसा कंडीशन में देखा। और इस फॉर्मूला से हमने जब इंटीग्रेशन को स्टडी करते हैं तो इस फॉर्मूला से ये पता लगता है, अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ की जो एक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एरिया कवर होता है वो अंडर द कर्व एरिया, वो वर्क डन होता है। यानी कि यहाँ से हमें ग्राफ से एफ एक्स ग्राफ का एक्स के साथ जो एरिया, ग्राफ ने एरिया जो कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का बारे में अभी तक जानकारी। इससे पहले लेक्चर 2 में हमें कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन फोर्स के बारे में देखा। और कंजर्वेशन फोर्स क्या होता है? वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, नॉन कंजर्वेशन पाथ डिपेंडेंट। इसके लिए एग्जांपल हमने देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन फोर्स है, उसकी वजह से अगर वर्क डन होता है तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी फोर्स हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स, वो पाथ डिपेंडेंट होता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की अगेंस्ट में करता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी इसलिए चाहिए कि इस वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम हमें काम में आएगा। तो न्यूमेरिकल हम ज़्यादातर कुछ बोर्ड के लिए और कुछ नीट से और कुछ IIT एडवांस से लिया गया है, मेन से लिया गया है, जिससे हमें इस थ्योरम की बारे में बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेटर है कि जिन्होंने इसको बढ़िया से देखेंगे शुरुआत से लास्ट तक, आसानी से समझ में आएगा। थ्योरम बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, हम इजी वे में इसको ले लेंगे। इससे पहले जो दोनों वीडियो वो देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियोस की एक सीरीज रहता है। लेक्चर नंबर 3, अगर डायरेक्ट हम लेक्चर नंबर 3 देखते हैं 1 और 2 के बिना, तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। बेटर है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखने के बाद इसको देखें। क्लियर? ओके, अभी समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क तो हमें पता लगा, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी कि मैंने तभी काम कर सकता हूँ मेरे पास जब कैपेसिटी होगा, मेरे पास जब एनर्जी होगा, उस एनर्जी से मैं एक वर्क डन करूँगा। तो एनर्जी का डेफिनेशन कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। हम क्लास 9 में या लोअर क्लासेस में जब हम स्टडी करते थे तो वहाँ पर 2 प्रकार का एनर्जी के बारे में बात हुआ था, कि काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे? मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास से होता है? किसी चीज़ के पास अगर मोशन है, दैट मीन्स इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी, और उसका वैल्यू हमने देखा था हाफ इंटू उस ऑब्जेक्ट की मास, और उस ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी प्रोसेस किया उसकी होल स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू mv²। करेक्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी अगर हम जब बात करते थे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ इंटू mv²। तो ये एनर्जी जो मिला, ये एनर्जी किसकी वजह से हुआ? वेलोसिटी या मोशन की वजह से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा हमें देखे थे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से वो एक्वायर करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास अगर कोई इलास्टिक रबर है, ठीक, उस रबर को मैं खींच देता हूँ तो यानी कि उसका पोजीशन को डिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें हमने क्या क्या वर्क डन किया, तो वो वर्क डन किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो वो अपना पोजीशन में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन की वजह से
जो चीज़ों अपने आप यानी कि उसके ऊपर हमने कुछ वर्क डन किया और वो एनर्जी एज ए स्टोर्ड हुआ, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल और हमारे पास है, हमने अगर इस चीज़ों को अगर ये धरती में रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये धरती में अगर रखा हुआ है तो इसका पोजीशन मैंने चेंज कर रहा हूँ, यानी कि कुछ हाइट आप कर रहा हूँ, तो ये अपना पोजीशन चेंज होने के बाद से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने कुछ वर्क डन किया ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में, तो ये अपना पोजीशन के वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं रिलीज कर दूंगा तो ये एनर्जी रिलीज करते हुए आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखेंगे जब हमें एनर्जी कंजर्व्ड देखेंगे उस केस में हम स्टडी करेंगे। तो हमें पता लगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। आज हम स्पेशल फोकस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वर्क एनर्जी, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरी, इन शॉर्ट हम WET बोलते हैं, यानी कि कैपिटल में हम WET लिख देते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरी में कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने वर्क डन किया, वर्क डन कैसे हो सकता है, किसी भी फोर्स से हो सकता है, किसी भी फोर्स से हो सकता है। क्या क्या फोर्स है हमारे पास, एक तो नॉर्मल हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, टेंशन फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हो सकता है। किसी भी फोर्स के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, टोटल वर्क डन, दोबारा बोल रहा हूँ, टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या समझ रहे हैं, टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो वर्क डन उस बॉडी के ऊपर होना चाहिए और जितना भी फोर्सेस हुआ सारे फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इन शॉर्ट लिखते हैं वर्क डन दैट इज नेट वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। चेंज इन काइनेटिक, नॉट ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हाफ इंटू mv स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसको हम फॉर्मूला की बेस में हाफ इंटू mv स्क्वायर माइनस हाफ इंटू mu स्क्वायर, यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। अभी वर्क डन क्या क्या चीज़ हो सकता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ तो वर्क डन नेट, नेट का मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर डेफिनेशन बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटेशनल की वजह से। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कोई अगर हमने किसी एक फोर्स की वजह से, यानी कि वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, फोर्स बाय कंजर्वेटिव इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी हो जाएगा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारे ये जो फोर्स है, फोर्स से हमने पता करते हैं कि वर्क डन किसकी वजह से हुआ, कौन किया, कौन सा एजेंट ने वर्क डन किया। इसलिए हमने जब भी इस प्रकार न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे पहले हमने पता करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई किया। दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा फोर्स अप्लाई किया। जैसे हमें फोर्स पता लग जाएगा तो टाइप ऑफ वर्क डन मिलेगा, और टाइप ऑफ वर्क डन से हम पता कर सकते हैं वो वर्क डन कंजर्वेशन है, नॉन कंजर्वेटिव है, या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ है। डन। अभी हम शुरू करते हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे और चीज़ पता लग जाएगा इस चीज़ों की। ये यहाँ से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी फॉर्मूला से एक चीज़ निकालेंगे, जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया इस फॉर्मूला में। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी छुपा हुआ रहता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से हमें पता लग जाएगा जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यही है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियोस में हमें पता कर लेंगे। वही पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ जाके काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों बन के मैकेनिकल एनर्जी बनेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बाय प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल
डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बनेंगे और वहाँ से हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही पता करते हैं कि टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इस फार्मूला को, इस थ्योरम को बढ़िया से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये वाला फार्मूलास को, इस फार्मूलास को नोट डाउन करके रखो। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये बताया गया है कि एक बॉडी है 2 kg की मास है। कितना kg के? 2 kg। और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ 10 न्यूटन का फोर्स। 2 kg का मास है, 10 न्यूटन। जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो फोर्स की वजह से क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना दूर चला गया? 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन से ये 5 मीटर दूरी यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ। और इनिशियल में ये रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी v से। तो बताया गया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या जानकारी मिला है? m दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, हमें इसको कैसे निकाल सकते? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? इसके ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हुआ है, जितना टाइप का फोर्स है उतना टाइप का हमने वर्क डन को टोटल करना है, टोटल वर्क डन। इसके ऊपर फोर्स कितना कितना फोर्स हुआ है? एक तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि तीन फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्शन हुआ है। क्या क्या फोर्स है? एक नॉर्मल, अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्या? क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी जानकारी नहीं दिया, कोई फ्रिक्शन का अगर जानकारी नहीं देता है तो हम कंसीडर करेंगे स्मूथ है। तो इसलिए हमने बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरी, टोटल वर्क, यानी कि वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ कर रहा है, प्लस वर्क नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब जो सरफेस में रहता है उस पर सरफेस के परपेंडिकुलर के ऊपर, यानी कि यहाँ से इस तरफ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने अप्लाइड फोर्स किया, इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? क्योंकि ग्रेविटी कैसे कर रहा है? डाउनवर्ड, और हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? ये, इस दोनों का बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। हमने स्टडी किया जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल 90 डिग्री है तो नो वर्क डन, दैट मींस वर्क डन इज 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल 0 है यहाँ पर। वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल भी वही कहानी है। नॉर्मल क्या होता है कि जो सरफेस है, सरफेस की 90 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ होता है, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल है, इसलिए इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। प्लस ग्रेविटी नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू फाइनल माइनस हाफ इनटू m/u²। अभी हम पुट कर देंगे, फोर्स का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 न्यूटन है, 10। डिस्प्लेसमेंट हमारे कितना दिया है? 5। और इस तरफ हमें हाफ इनटू मास कितना दिया है? 2 kg। 20 कर हमको पता किया है, करना है। इनिशियल क्या था? काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियल में कोई वेलोसिटी था ही नहीं। इफ देयर इज नो वेलोसिटी, नो काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? ओके। नाउ हमने 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा √50, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको अगर फर्दर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 25 × 2 यानी कि 5√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो हमने वर्क डन से क्या पता किया? वेलोसिटी। तो यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरी। क्लियर हो गया? हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पॉज करके नोट डाउन करो। साथ साथ में नीचे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि इसको पहले पॉज करके रीड डाउन करना, समझना और खुद से करना। सबसे पहले देखना दिया हुआ क्या है और हमें क्या चाह रहा है, फिर हम फार्मूला में पुटअप कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब भी हम वीडियोग्राफ करेंगे,
अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ए और ए हमेशा जीरो आने वाला है। डायरेक्ट हम कौन सा फोर्स को वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से जो हमें वर्क डन होगा वो इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी WT के। अच्छा, WT में कहाँ लिखा, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। WT से हम क्या समझ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरी इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताया जा रहा है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल मोशन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा था, तो इसके अगेंस्ट पे एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। जैसे कोई मोशन होगा उसके अगेंस्ट पे फोर्स लगाएंगे तो मोशन लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ब्रोट टू रेस्ट। जैसे रेस्ट हुआ तो इतना में कितना वर्क डन करना पड़ा इस फोर्स को, ये फोर्स उसकी मोशन के अगेंस्ट वर्क डन किया, तो कितना वर्क डन करा वो हमें निकालना है। तो वर्क डन का हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स भी नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते, तो हम क्या लगाएंगे, WT। WT के हिसाब से क्या है, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि V² माइनस हाफ इंटू MU²। तो अभी दिया क्या क्या है ये हम देखेंगे, और हमें चाहिए क्या है, हमें मास चाहिए होगा, वेलोसिटी चाहिए इसके लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, मास इक्वल 1 kg, बॉडी का मास है 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। कैसे पता लगा 0, क्योंकि ये फाइनल में जाके रेस्ट में आया है। इस फोर्स का काम ही तो यही कर रहा है कि उस वेलोसिटी को रोक के फाइनल में 0, यानी कि जैसे ब्रेक मारते हैं हमें व्हीकल में, गाड़ी में, उस प्रकार फोर्स है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ से वर्क डन कैसे पता कर सकते हैं, इसको पुट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। हाफ इंटू मास कितना है 1, वेलोसिटी कितना हमको निकाल 0 है फाइनल वाला, माइनस हाफ इंटू मास कितना है 1, और इनिशियल हो गया 10² पे 100, ये पोर्शन हो जाएगा 0, माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू 100, यूनिट क्या होता है जूल, यानी कि -50 जूल। तो इस फोर्स ने इस बॉडी को रोकने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना वर्क डन किया, -50। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज हमने इसकी अगेंस्ट में काम किया, जो मोशन है मोशन के अगेंस्ट में फोर्स ने वर्क डन किया, इसलिए इस वर्क डन माइनस हो गया। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ विजुलाइज करने से हमको आसानी से हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा विजुलाइजेशन के लिए बनाता हूँ। 2 kg का बॉडी है, इस बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा था। कैसे जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, रफ सरफेस का मतलब उसका फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है 4 न्यूटन। उसका आगे माइनस इसलिए लगा कि मोशन जिस तरफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स उसका ऑपोजिट में, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया। तो ये जो फोर्स है -4 न्यूटन, इस फोर्स, इस जो मोशन 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है तो उसको रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। क्लियर हो गया, तो कितना दूरी पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या कितना है डिस्प्लेसमेंट। हम करेंगे कैसे, WT से। कैसे करेंगे, WT के हिसाब से जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू M इनिशियल। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, W इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल हाफ इंटू मास कितना दिया हुआ है 2 kg। इस केस में वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये फोर्स अगेंस्ट पे काम कर रहा है, फाइनल में जाके स्टॉप हो रहा है। ठीक, और वही तो हमें पता करना कहाँ पर जाके स्टॉप हो रहा है, 0, माइनस हाफ इंटू मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 6²। यहाँ पर फोर्स हमें कितना दिया हुआ है -4 न्यूटन। ये फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। अच्छा, FD cos थीटा में क्यों नहीं लिख रहा हो, दोबारा बोलो, FD cos थीटा क्यों नहीं लिख रहा हो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, कोई एंगल नहीं है दोनों का बीच में।
इसके बीच में एंगल कितना है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, तो फोर्स इस तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस, हमने माइनस ऑलरेडी पुट कर रहे हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स में माइनस पुट कर दिया, मैं अंडरस्टूड, बार बार हम cos थीटा नहीं करते रहेंगे। अगर 0 या 180 होगा, 0 होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट FD, अगर 180 डिग्री एंगल होगा उस दोनों के बीच में तो माइनस FD, वही हमने किया माइनस FD, ये -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ये पोर्शन हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल 36, अगर इसको मैं 4 से कैंसिल कर देता हूँ तो D का वैल्यू आ जाएगा 36/4, यानी कि 9D डिस्टेंस है, मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में, ये न्यूटन में है। क्लियर हो गया? तो कितना दूरी पे जाके रहेगा, 9 मीटर। अभी हम ये फ्रिक्शन बेस पे है, अभी फ्रिक्शन का फोर्स दिया हुआ है 4 न्यूटन, ऐसा भी हो सकता था फ्रिक्शन का फोर्स नहीं दिया रहेगा, तो क्या दिया रहेगा, म्यू, यानी कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया रहेगा। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया रहेगा तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीखा। क्या सीखा, अगर म्यू दिया रहता F इक्वल म्यू इंटू mg, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो तो, अगर एंगल आ जाता है तो उसका कुछ और, अगर हमारे पास इस प्रकार एंगल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, यहाँ से स्लाइड हो रहा है, तो उस केस में कुछ अलग होता है। अगर जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उस केस में म्यू mg, तो म्यू का वैल्यू दिया रहता है, m ऑलरेडी हम जानते हैं, g का वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो 9.8 जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कंसिडर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से फोर्स निकालता है, उस फोर्स को हम यहाँ पर अप्लाई करते। इसलिए हमने अगर बेसिक कंसेप्ट पता होता है, चाहे कैसे भी दिया रहता है, हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल किसकी बेस था, फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेशन फोर्स। उससे पहले कौन सा था, अप्लाइड फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई किया था। अरे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिक नॉन कंजर्वेशन, क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है, ये सरफेस फ्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल such that particles depend on time, that is x equal t square plus 2t। इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने 2 सेकंड के बाद वो पार्टिकल इनिशियल हुआ कहाँ से, टाइम 0 से, 2 सेकंड के बाद हमें बताना है इस पर वर्क डन कितना किया। फोर्स का वैल्यू गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया नहीं है, सिर्फ टाइम दिया है, यानी कि इनिशियल से लेकर 2 सेकंड तक एक्ट किया है। चल कैसे रहा था, x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एक कांस्टेंट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया है, कितना टाइम तक, 2 सेकंड के, यानी कि टाइम 0 से स्टार्ट करके हमें 2 सेकंड तक का इन्फॉर्मेशन है। तो हमको निकालना है वर्क डन इक्वल व्हाट, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम कर सकते हैं, हम वही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस प्रकार न्यूमेरिकल करने के लिए हमें देखते हैं क्या क्या हमारा गिवन है। तो गिवन को हमने सबसे पहले देखना होता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक तो इक्वेशन गिवन है x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t, दूसरा क्या गिवन है, टाइम 0 से लेके फाइनल टाइम क्या है, टाइम 1, और फाइनल टाइम हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो हमने कैसे निकालना है, वही वाला फार्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरी के हिसाब से हमको चाहिए क्या होता है, WT के हिसाब से वर्क डन इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv², तो हमें वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन नहीं है, तो हम उसको निकालेंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या निकलेगा, इस इक्वेशन को 1 डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर बोथ साइड से हम करते हैं तो dx/dt, इसका डेरिवेटिव होगा d/dt टी स्क्वायर प्लस 2t, करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये अगर क्या होगा 2t प्लस 2, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव
ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि हमें वेलोसिटी का एक इक्वेशन निकला, जो इक्वेशन टाइम वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, यहाँ से हम क्या क्या है, टाइम इक्वल 0 और टाइम इक्वल 2 सेकेंड में हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वही फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। तो हमारा केस में फाइनल वेलोसिटी जो हम जनरली b से डिनोट करते हैं, तो टाइम एट 0 में वेलोसिटी आ जाएगा 2 × 0 + 2, और टाइम जब कितना होगा 2 सेकेंड, यानी कि t = 2 सेकेंड। ऐसा केस में t के जगह 2 बैठा देंगे, 2 × 2 + 2 6। अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि सारे SI यूनिट में है। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, वो इस फॉर्मूला में हम लगा देंगे तो वर्क डन हमें निकल जाएगा। तो निकालते हैं हाफ इंटू मास। अच्छा, मास गिवन है, मास भी हमारा गिवन है। मास कितना है 2 kg, कितना है 2 kg। और फाइनल वेलोसिटी कितना निकला 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ इंटू मास 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकला कितना, टाइम इक्वल 0, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 2 और 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर 4, 32 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन दैट particles. That particles moves in the equation x equal t square plus tt. After 2 seconds the work done will be this. 2 सेकेंड के बाद अगर बोलता 3 सेकेंड तो उसका अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर t पर 3, t5, t6 whatever time is given we can do. Correct? Okay. Now next सा हार्डे। ओके, हमने इंक्लाइन प्लेन का कोई ओवर स्टडी किया, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स को निकाला। अगर हमें डिफरेंट टाइप का फोर्स को निकालना आता तो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन हमने निकालना होता है। टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये की बात हमको अगर ध्यान में देना है कि फोर्स कौन सा फोर्स ने इस सिस्टम की, इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर स्मूथ बोलता या कुछ भी नहीं बोलता तो हम एज्यूम करते स्मूथ है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता तो हम कोएफिशिएंट फोर्स को कंसीडर करते। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड किया हुआ है, ये फोर्स यहाँ से धक्का मार सकता है, यहाँ से खींच सकता है, ठीक है, या इसका ऑपोजिट में कुछ फोर्स लगा सकता है। इस प्रकार वेरियस टाइप ऑफ फोर्स दिया रहेगा। तो हमारे पास क्या क्या फोर्स हो सकता है इस सिस्टम के ऊपर काम करने। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि जैसे हाइट में है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्व्ड फोर्स है, कंजर्वेशन फोर्स है। ओके, कंजर्वेशन फोर्स का मतलब क्या है, उसकी वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ से इस जगह पर आया और ऐसा घूम के आया, दोनों की केस में जो वर्क डन है वो इक्वल हो जाएंगे। और क्या क्या फोर्स सिंस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। सरफेस के ऊपर से आ रहा है तो सरफेस के ऊपर अगर कोएफिशिएंट होता है या फ्रिक्शन होता है, सरफेस रफ है, तो ऐसा कंडीशन में हमारा नॉन कंजर्वेशन फोर्स, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। अगर किसी ने इसको पुल किया या यहाँ से खींचा, ठीक है, पुश किया या पुल किया, इन दोनों के केस में हमें एक अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स हम एज्यूम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हम हर पॉसिबल को हम चेक करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल ऐड ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस सिस्टम के ऊपर अभी के लिए क्या फोर्स लगा हुआ है। क्या क्या लगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे रिएक्ट करता है, जो सरफेस से सरफेस में ठीक परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स रिएक्ट करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा जब वर्क डन करते हैं हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री एंगल और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इस दोनों के बीच में एंगल हमेशा यहाँ इस सिस्टम के लिए कितना हो रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हम जानते हैं जीरो होता है।
क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 हो गया, तो नॉर्मल को हमें छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा केस हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, पैरेलल जो है, यानी कि इसका ये किसकी पैरेलल है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है, सरफेस की पैरेलल की परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पुल होता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस व्यू से ये परपेंडिकुलर किसका होगा, इसकी इनकी होगी, कंफ्यूज नहीं होना, ना कि इसका। तो ये फोर्स को अगर मैं दो तरह का, यानी कि इधर और इधर, इस दोनों तरफ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने इससे पहले कोई ओवर रिजॉल्व कर चुके हैं। जैसे ही इस प्रकार बनता है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना बन जाता है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा, ये mg हो गया, तो ये दोनों वैल्यू अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये फोर्स ये बन जाएगा, ये वाला जो नॉर्मल की अगेंस्ट में, ये बन जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला बन जाएगा mg sin थीटा। क्लियर हो गया? तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। अभी mg cos थीटा क्या इसके ऊपर वर्क टर्न कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और mg cos थीटा 90 डिग्री एंगल में है, तो mg cos थीटा के द्वारा वर्क डन भी 0 है, लेकिन mg sin थीटा वर्क डन करेंगे। तो जब भी हम वर्क डन कंसिडर करेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना बन जाएगा, mg sin थीटा। तो mg cos थीटा का एक टाइम काम आएगा। कब काम आएगा? कब? जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स का हम क्या जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी। तब जब ऑब्जेक्ट इस प्रकार पैरेलल है, इंक्लाइन प्लेन में नहीं है, किसी एंगल में नहीं है, ऐसा है, उस कंडीशन में F इक्वल म्यू इंटू एम जी। एम जी कहाँ से आया? एक्चुअली म्यू इंटू नॉर्मल। हमें एक बार, अगर जिन्होंने इस वीडियो देखा नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स में जाके एक बार देख के आना। मैं रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। ये नॉर्मल की प्रोपोर्शनल है और इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है म्यू इंटू एन। ऐसा केस में एन और एम जी क्या है? एम जी कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल कर रहा है, तो एन की जगह हम एम जी कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो एन की जगह अगर एम जी कॉस थीटा में डालता हूँ तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर हो गया? तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स बोलता है कि सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? मोशन की ऑपोजिट में होगा, यानी कि उस दोनों के बीच में एंगल, मोशन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री। एक इधर जा रहा है और मोशन हो रहा है इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट 180 डिग्री, तो माइनस में हम लगा देंगे, इतना सही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा होंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा। तो बार बार हम चीज नहीं कर सकते, कंपटीशन में हमारे पास टाइम कम रहेगा, तो इसलिए जैसे इस प्रकार आ जाता है तो हमारे माइंड में फटक से ये विजुलाइज आना चाहिए कि एम जी साइन थीटा इस तरफ काम कर रहा है और एम जी कॉस थीटा इस तरफ कर रहा है। जब भी जो दिया रहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करना है तो इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी के लिए हमारा सरफेस प्लेन है, तो एक न्यूमेरिकल इस बेस में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, ऑब्जेक्ट मास दिया नहीं है। ये हाइट, यहाँ से हाइट 5 मीटर, ये जो डिस्टेंस हाइट दिखाई दे रहा है, ये हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट, इस सरफेस में कोई म्यू नहीं है, यानी कि कोएफिशिएंट नहीं, रफ नहीं है, स्मूथ है। यहाँ से स्लाइडिंग करके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी तो स्लाइड कर रहा है। कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगा। तो बताया जा रहा है यहाँ पर इनिशियल से जस्ट छोड़ दिया है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल में वेलोसिटी कितना निकलेगा? तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरी की हिसाब से। ठीक है, मैं इतना टाइम इसलिए लगाया हूँ कि कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएंगे, हर एक पॉसिबिलिटी में हम इसको कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इतना हाइट, यानी कि 5 मीटर हाइट से
छोड़ दिया है और यहाँ आके वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा गिवन क्या क्या है, फिर हम इक्वेशन लगाएंगे, हो जाएगा। तो गिवन यह हुआ है मास m, मास का कोई वैल्यू नहीं दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हाइट कितना दिया है, यानी कि डिस्प्लेस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। और ऑब्जेक्ट में कोई म्यू क्या है, 0 है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स हमारे ऊपर काम कर रहा है, mg sin थीटा। तो अभी हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी v इक्वल व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, यानी कि बॉडी रेस्ट से हमने छोड़ दिया है। क्लियर, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरी के हिसाब से W इक्वल हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस केस में इस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है, कौन सा, mg sin थीटा है। थीटा का वैल्यू भी दिया नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, थीटा का वैल्यू दिया नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में हम कैसे करेंगे, कैसे, हमने इस सिस्टम को, अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, लेकिन ये तो पता है, ये नहीं मालूम है, ठीक है, क्या नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये मालूम है। अभी इससे पहले जब कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन कर रहा था, उस कंडीशन में हमने क्या देखा था, कोई पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर mg फोर्स एक्ट कर रहा है। तो mg फोर्स चाहे यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक आए, दोनों के केस में वर्क डन सेम है, हमने इससे पहले करके भी देखा। तो हमने पहले ये वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे, फिर टोटल ये वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ तक हमारा वर्क डन पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ के लेके वहाँ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इस हाइट के लिए। तो यहाँ अगर इस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो हमारा पास इस डायरेक्शन का क्या सही है, फोर्स सही है, इस डायरेक्शन का फोर्स mg है, mg तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हमारे पास मिल गया mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट h 5 मीटर इंटू 5 हम डाल दिए, प्लस यहाँ हमें फोर्स चाहिए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा हो गया। तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, फोर्स हमारा किसकी तरफ काम कर रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हमने कंसीडर किया, इस तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन कितना होगा, 0 90 डिग्री एंगल में है। mg हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ जा रहा है, ऐसा कंडीशन में कितना होगा 0। तो यहाँ से लेके वहाँ तक वर्क डन 0, टोटल 0 इक्वल हाफ इंटू मास नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये पूरा पोजीशन 0 हो जाएंगे। तो अभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी मास है, प्रोडक्ट में यहाँ पर भी मास है, तो मैं मास और मास को कैंसिल कर सकता हूँ। जी का वैल्यू दिया नहीं रहता तो हम कंसिडर करते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का वैल्यू में 10 लिख दिया, ये हमने 5 लिख दिया, और उस तरफ क्या रह गया, हाफ इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया 50, अगर 2 इस तरफ आ जाएगा तो 100 हो जाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल 100, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 100 मतलब 10 स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या है, सिर्फ हाइट दिया हुआ था। इस कंडीशन में अगर हमारे पास एंगल दिया रहेगा तो mg sin थीटा से हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फ्रिक्शनल फोर्स देगा तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स देगा तो उसके हिसाब से अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कैसा है उस हिसाब से हमने वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला यही है, यानी कि टोटल वर्क डन। इस केस में हमारा वर्क डन सिर्फ कौन किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन भी ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब है जिस डायरेक्शन को देखेंगे कंसीडर, अगर सेम साइड में है तो प्लस होगा, ऑपोजिट साइड में माइनस होगा। अप्लाइड फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वो भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे अगर कभी भी इंक्लाइन प्लेन की आ जाएंगे तो हमें उम्मीद है हर पॉसिबल हम कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बेस पे
न्यूमेरिकल आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ों को हमें माइंड में रखना होगा, इस बॉडी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्स क्या क्या एक्ट कर रहा है, उस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो रहा है। ये अगर हमें पता कर दिया तो हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। ठीक है, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स को हमें जानना पता होना चाहिए। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में और उस फोर्स का एक्शन कैसे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार होता है, ये सारे चीज़ उस वीडियोस में मिलेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरी देखने से पहले पक्का उस वीडियो को अगर देखेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। ये हालांकि एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में अगर एक चैप्टर बीच में छूट जाता है क्योंकि एक दूसरे का रेफरेंस होता है और एक वीडियोस में हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम करते क्या है, वीडियो को एक के साथ दूसरे को लिंक बना के किया जाता है। तो ये चैप्टर कौन सा लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 1 के साथ 2 और 2, तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन, वो कंजर्वेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसके बेस में क्या रिलेशन है। बहुत तगड़ा वाला रिलेशन है, उस रिलेशन को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पता कर पाएंगे। ठीक है, ओके।